हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 9 हाइड्रोजन लैम्प। ठीक है, ये यूनिट 5 का है। देखिए बेटा, हाइड्रोजन लैम्प, ठीक है, क्या होता है देखते हैं। प्रायः ताप दीप्त लैंप की दक्षता तथा आयु उपयोग के साथ साथ घटती रहती है। ठीक है, परंतु यदि टंगस्टन तंतु गैस भारित लैंप में आर्गन गैस के साथ हैलोजन गैस भर दिया जाए तो तंतु पदार्थ के वाष्पित टंगस्टन के लट्टू की आंतरिक सतह पर जमना रुक जाता है। इससे लैंप की दक्षता बढ़ जाती है और जीवन भर अस्थायी बनी रहती है। इसके अतिरिक्त तंतु धातु का ऑक्सीकरण भी नहीं होता है। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन नहीं होता है। अब देखिए, इससे तंतु का जीवन काल बढ़ जाता है। सन 1959 में इसी प्रकार के लैंपों का आविष्कार हुआ जिन्हें हैलोजन टंगस्टन लैंप का नाम दिया गया। ठीक है, तब से इन लैंपों का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसमें जैसे देखिए क्या है, होल्डर है, और होल्डर के बीच क्या है, ये आपका जो फिलामेंट है, और फिलामेंट के बाद ये आपका कवर्ड है। 5th नंबर इस ग्लास एनवेलप बोलते हैं। और जो लास्ट 6 नंबर है ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टर है। जैसे प्रकाश को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, जैसे आपके बाइक वाइक में लगा रहता देखे होंगे। ठीक है, तो ठीक उसी तरह का ये है। ठीक है, जैसे देखिए संरचना, हैलोजन लैंप टंगस्टन तंतु लैंप का एक ही विकसित रूप है जिसकी बनावट सामान्य लैंप का समान होती है। इसमें टंगस्टन धातु के तंतु का प्रयोग होता है, फिलामेंट जिसको बोलते हैं। इसका आवरण सुदृढ़ क्वार्ट्ज ग्लास का बना होता है जिसमें आर्गन गैस के साथ आयोडीन गैस भरी जाती है। ठीक है, अब देखिए इसकी कार्यविधि पढ़ें, ये कैसे काम करता है क्या। ठीक है, कार्यकारी स्थिति में लैंप के अंदर जब तंतु का वाष्पित टंगस्टन आवरण की दीवार के निकट अपेक्षाकृत न्यून तापमान पर पहुंचता है तो आयोडीन गैस से रासायनिक क्रिया करके टंगस्टन आयोडाइड, ठीक है, टंगस्टन आयोडाइड नामक यौगिक बनाता है जो अति उड़नशील होता है। ठीक है, टंगस्टन आयोडीन तापीय फैलाव के कारण तंतु की ओर बढ़ता है और यह तंतु के समीप अपेक्षाकृत यह पुनः टंगस्टन के साथ आयोडीन से में पृथक पृथक विभाजित हो जाता है, जैसा कि निम्नलिखित रासायनिक क्रिया में स्पष्ट है। आवरण के निकट, ठीक है, जैसे देखिए टंगस्टन, इसे हम W से इंडिकेट करते हैं, आयोडीन X से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका टंगस्टन आयोडीन कितना हो गया, WXN हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टंगस्टन स्वतंत्र होकर पुनः तंतु पर जमा हो जाता है और आयोडीन गैस परिवहन गैस का कार्य करते हैं। ठीक है, जिसे हम मीडिया बोलते हैं या कैरियर बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार आयोडीन पुनर्जन चक्र की सहायता से वाष्पित टंगस्टन के बार बार तंतु पर प्रक्षेपण होता रहता है। इसमें लैंप की उच्च ज्योति दक्षता जीवन भर कायम रहती है। दूसरे क्वार्टज ग्लास से निर्मित लघु आकार के आवरण में उच्च गैस दाब के कारण लैंप की आयु तथा निर्गत दोनों ही बढ़ जाते हैं। ठीक है,
जैसे देखिए हैलोजन लैम्प की विशेषताएं क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं हैं EIC 2550 वाट 24 वोल्ट, और एटलस 650 वाट 250 वोल्ट। ठीक है। निम्नलिखित विशेषताएं हैं, आकार में लघु तथा सुसंगठित होने के कारण स्थान कम घेरता है। ठीक है। लघु होने के कारण प्रतिष्ठावन के लिए कम स्थानीय की आवश्यकता होती है। यानी ये छोटा होने के कारण छोटे जगह में भी ये क्या होता है, लग जाता है। ठीक है। छोटा होने के कारण भार में हल्का होता है, यानी ये छोटा है इसीलिए क्या है, इसका वेट भी आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, हल्का रहेगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें तंतु पदार्थ के तंतु पर पुनः प्रक्षेपण होता है। ठीक है। इसमें प्रयुक्त तंतु का आयु उच्च होती है, जो सामान्यतः लैंप के तंतु की अपेक्षा लगभग 2 गुना होता है। ठीक है। इसकी दक्षता जीवन भर एक समान उच्च कायम रहती है, अर्थात प्रयोग तथा समय के साथ दक्षता में कमी नहीं होती है। दोष, यानी इसके दोष देखे, क्या दोष हैं। ठीक है। डिमेरिट्स, सामान्य लैंप की अपेक्षा हैलोजन लैंप में निम्न मुख्य दोष हैं। ठीक है। यानी देखा जाए हैलोजन लैंप में क्या क्या आपके दोष हैं। आयोडीन गैस को उच्च दाब पर लैंप के अंदर आवरण में भरना अति कठिन तथा असुविधा में होता है। आयोडीन पुनर्जनन चक्र को कायम रखने के लिए लैंप के आवरण की दीवार का तापमान कम से कम 230 डिग्री सेल्सियस तक रखना आवश्यक होता है। ठीक है। लंबे ट्यूब वाले आयोडीन भार के हैलोजन टंगस्टन लैंप के ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखकर प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर स्थिति में आयोडीन गैस का उच्च परमाणु भार होने के कारण नीचे की ओर फैल जाता है। ठीक है। 4th नंबर देखिए, सामान्य लैंप की अपेक्षा इसकी कीमत अत्यधिक होती है। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, हैलोजन लैंपों का प्रयोग सार्वजनिक भवन, क्रीड़ा भवन, मैदानों, क्रीड़ा स्थल, चित्रशालाओं, नाट्यशालाओं, रंगमंच, दूरदर्शन केंद्र, बागों, पार्कों, हवाई अड्डों, कारखानों, फुहारों, चौराहों, अड्डों और केंद्र, बाह पार्किंग तथा गाड़ी, कार, प्रकाशन, संकेतन, बड़े भवनों के प्रदीपन, ओवरहेड प्रोजेक्शन, सिनेमा प्रोजेक्टर्स आदि में होता है। अब हम लोग बेटा बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 10, यानी सोडियम वेपर लैंप। ठीक है। सोडियम के वेपर से जो लैंप बनता है, हम बेटा उसी को बोलते हैं सोडियम वेपर लैंप, यानी सोडियम वाष्प लैंप भी हम हिंदी में बोल सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं संरचना तथा कार्यविधि। चित्र में प्रदर्शित कठोर कांच की बनी हुई यू आकार की एक विसर्जन नालिका के दोनों सिरों पर धातु के ऑक्साइड लेपित तंतु लगे होते हैं, जो गर्म होकर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं। विसर्जन ट्यूब में कम दाब पर थोड़ी नियॉन गैस तथा कुछ सोडियम
धातु का चूर्ण भरा होता है। सामान्य ताप पर सोडियम ठोस होने के कारण नलिका के आंतरिक सतह पर जमा रहता है। विसर्जन नालिका का निर्माण कठोर कांच तथा इसकी आंतरिक सतह पर विशेष पदार्थ का लेप इसलिए किया जाता है ताकि नलिका गर्म वाष्पित सोडियम के प्रभाव को सुगमता से सहन कर सके। अब देखिए बेटा, हम इसके स्ट्रक्चर पर ध्यान दें तो ये देखिए क्या है, एसी मेन सप्लाई है, आपका कैपेसिटर लगा है, फिर इसके बाद देखिए ट्रांसफार्मर लगे हैं जो 2 स्प्रिंग टाइप के हैं, वो ट्रांसफार्मर हैं। और फिर इसके आपका क्या लगा है, वैक्यूम इन्वेलप है, और इसके बाद आपका वो जो ग्लास लगा है। ठीक है, तो इस तरह आप कंस्ट्रक्शन बनाएंगे और समझेंगे। अब देखिए, विसर्जन नालिका को सुरक्षित रखने के लिए एक दोहरी सुन्नीकृत कांच के बाह्य ट्यूब में बंद कर दिया जाता है ताकि ऊष्मा हानि कम हो और सोडियम अतिशीघ्र वाष्पित हो जाए। ठीक है, सोडियम वेपर लैंप को प्रदायी वोल्टता लीक ट्रांसफार्मर द्वारा दी जाती है। ठीक है, जिसका क्षरण प्रतिघात उच्च होता है। इससे यह सर्वप्रथम धारा के न्यूनतम मान I=0 पर सोडियम वेपर लैंप को दोनों उदग्र के मध्य उच्च विभवांतर उत्पन्न करता है। परंतु जैसे जैसे नलिका में विसर्जन बढ़ता है तो शेष वोल्टता ही ट्यूब को कार्यरत रखने में सफल होती है। ठीक है, लीक ट्रांसफार्मर द्वारा सोडियम वेपर लैंप को वोल्टता देने का कार्य इतना यथोचित तथा स्वचालित है कि लैंप परिपथ में कुंडली या चोक आदि संयोजित करने के लिए नहीं होते, अर्थात इस परिपथ में चोक का कार्य लीक ट्रांसफार्मर ही करता है। ठीक है, देखिए बेटा, चोक का कार्य क्या होता है। चोक एक ऐसी डिवाइस होती है, या तो हाइड्रोलिक चोक ले लीजिए, या तो इलेक्ट्रिकल चोक ले लीजिए, या तो मैकेनिकल चोक ले लीजिए। ठीक है, चोक का मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज़ बढ़ती है तो वो ठीक है, वो उसको कंट्रोल करे, उतना से अधिक वो जाने ही नहीं दे। इसके बाद सारा आपका जो एनर्जी होगा लेंगे, इसी को हम लोग चोक बोलते हैं। ठीक है, चलिए अभिलक्षण देख लीजिए। सोडियम वेपर लैंप परिपथ का शक्ति गुणांक लीक ट्रांसफार्मर के कारण अत्यंत कम होता है। इसलिए शक्ति गुणांक को अनंत करने के लिए ट्रांसफार्मर से पूर्व परिपथ में प्रदायी वोल्टेज के आर पार दोनों सिरों के मध्य एक संधारित्र लगा देते हैं। संधारित्र मतलब कैपेसिटर लगा देते हैं। आर दोनों सिरों के मध्य वैद्युत प्रदायी वोल्टता के चालू होते हैं। ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडलन से संयोजित दोनों उदग्र के मध्य उच्च विभवांतर उत्पन्न होता है। इससे नियान गैस में सर्वप्रथम विसर्जन नालिका प्रारंभ हो जाता है और नियान गैस आयनीकृत होकर नलिका से नारंगी रंग का प्रकाश निकलती है। इस विसर्जन से थोड़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है तो नलिका को गर्म कर सोडियम को वाष्पित कर देती है। जब सोडियम नलिका वाष्प से भर जाती है तब विसर्जन गैस में न होकर केवल सोडियम वाष्प में होने लगता है, क्योंकि नियान गैस का आयनीकरण विभव सोडियम के आयनीकरण विभव से बहुत उच्च ताप है। दूसरे वाष्पीकरण के बाद नलिका में सोडियम वेपर की अपेक्षा नियान गैस की मात्रा नगण्य होता है। फलतः
विसर्ग नलिका से निकलने वाला सुनहरे पीले रंग का संपूर्ण तीव्र प्रकाश सोडियम वाष्प से ही विकीर्ण होता है। ठीक है, अब देखिए बेटा हम लोग टॉपिक नंबर पढ़ेंगे 11। ठीक है, टॉपिक नंबर 11 में आपको हम लोग पढ़ेंगे डिस्चार्ज लैंप। ठीक है, चलिए देखा जाए डिस्चार्ज लैंप क्या होता है। ठीक है, वैद्युत विसर्जन। ठीक है, हिंदी में हम लोग डिस्चार्ज को क्या बोलते हैं? विसर्जन बोलते हैं लैंप। ठीक है, इसे वेपर लैंप भी कहते हैं। यह एक प्रकाश उत्पन्न करने वाले युक्ति है जो कि एक पारदर्शी खांचे के अंदर स्थित होती है। यह एक ऐसी युक्ति है जो कि विभवांतर पर वायु अथवा गैस माध्यम के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। विसर्जन लैंपों के अंतर्गत फ्लोरोसेंट ट्यूब, मरकरी लैंप, सोडियम वेपर लैंप, नियॉन गैस लैंप एंड ट्यूब आर्क लैंप आदि आते हैं। ठीक है, अब देखिए उच्च दाब वाले पारद वाष्प दीप अर्थात लैंप। चित्र में प्रदर्शित यह लैंप कठोर कांच बोरोसिलिकेट की ट्यूब का बना होता है जिसे आर्क ट्यूब कहते हैं। इसके दोनों सिरों पर ऑक्साइड लेपित तार के कुंडलाकार मुख्य उदग्र लगे होते हैं। टोपी सिरे वाली ऊपरी उदग्र के पास एक आरंभिक उदग्र होता है जिसकी सहायक उदग्र कहते हैं, जो नीचे वाले मुख्य उदग्र से एक श्रेणी बद्ध उच्च प्रतिरोध द्वारा संयोजित रहता है। यह संपूर्ण आर्क ट्यूब का संयोजित एक अन्य बाह्य कांच की वायु निष्कासित नलिका में बंद रखता है ताकि आंतरिक आर्गिक ट्यूब ताप परिवर्तन से सुरक्षित रहे और परिचालन के समान आंतरिक आर्गिक ट्यूब उच्च ताप पर कायम रहे तथा ऊष्मा हानि कम हो। इस लैंप की टोपी प्रायः चूड़ीदार होती है। लैंप के साथ लैंप में विसरित धारा के नियंत्रण के लिए उचित क्षमता की एक चोक श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं और शक्तिशील गुणांक को उन्नत करने के लिए संधारित्र प्रत्यावर्ती धारा प्रदायी वोल्टता के आर पार लगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अंदर की आर्गिक ट्यूब में कम दाब पर आर्गन गैस का अल्प मात्रा के साथ थोड़ी मात्रा में मरकरी भरा होता है जो शीतल अवस्था में ट्यूब की आंतरिक पर जमा रहता है। जब प्रदायी वोल्टता का स्विच ऑन किया जाता है तब संपूर्ण प्रदायी वोल्टता नलिका के अंदर दोनों मुख्य उदग्रों के मध्य लगती है। इससे नलिका में वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है। तब सर्वप्रथम ऊपर के मुख्य उदग्र तथा निकटवर्ती सहायक उदग्रों के मध्य दूरी कम होने के कारण विसर्जन प्रारंभ हो जाता है और ट्यूब की संपूर्ण आर्गन गैसें आयनीकृत हो जाती हैं। इसके फलस्वरूप नलिका के अंदर उत्पन्न हुआ ताप पारद को वाष्पित कर देता है और पारद वाष्प का आयनीकरण विभव नीचा होने से विसर्जन पारद में होने लगता है। यह एक बार जब आर्गिक ट्यूब पारद वाष्प से भर जाता है तब धारा प्रवाह के लिए दोनों मुख्य उदग्रों के मध्य प्रतिरोध का
चालकीय परिपथ बन जाता है और दोनों मुख्य उदगरों के बीच प्रबल विसर्जन होने लगता है और यह बंद हो जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में अर्थात लैंप को पूर्ण प्रकाशित होने में लगभग 5 से 10 मिनट तक का समय लगता है, जो लैंप के अभिकल्प ठीक है। अब देखिए बेटा, हम लोग पढ़ेंगे टंगस्टन फिलामेंट लैंप। वोल्टता वृद्धि का टंगस्टन तंतु लैंप की आयु तथा दक्षता पर निम्न प्रभाव पड़ता है। ठीक है। वोल्टता के बढ़ने से के लिए तंतु की विद्युत धारा बढ़ती है। वोल्टता के बढ़ने से तंतु का तापमान बढ़ता है। बिल्कुल सही है। वोल्टता के बढ़ने से लैंप की प्रदीप्ति बढ़ती है। वोल्टता के बढ़ने से लैंप की निर्गत दक्षता बढ़ती है। वोल्टता के बढ़ने से लैंप की दक्षता बढ़ती है। वोल्टता के बढ़ने से लैंप का जीवन काल बढ़ता है। ठीक है। आधुनिक सभी प्रकाशीय तंतुओं की संरचना लगभग 1000 घंटे जीवन काल होती है। अब देखिए बेटा, हम लोग टॉपिक नंबर 3 पढ़ेंगे, कार्बन आर्क लैंप। ठीक है। यानी कहने का मतलब कार्बन आर्क लैंप। ठीक है। ये देखिए क्या होता है, कार्य और संरचना देखेंगे। कठोर कार्बन को पेंसिलाकार 2 छड़ों, जिन्हें उदग्र इलेक्ट्रोड यानी वर्टिकल कहते हैं, एक विशेष प्रकार के लगी होती है। इनके नुकीले सिरों को एक दूसरे से मिलाकर संपर्क स्थापित किया जाता है। जब अन्य दोनों विपरीत सिरों में एक्रॉस 70 से 80 वोल्ट की डीसी सप्लाई लगाई जाती है, तब धारा प्रवाहित होने से नुकीले सिरे पर उच्च प्रतिरोध के कारण अधिक ताप उत्पन्न होता है और दोनों नुकीले सिरों से शीघ्र ताप दीप्त हो जाते हैं। अब इन नुकीले सिरों को थोड़ा सा अलग करने पर दोनों सिरों के बीच आर्क प्रारंभ हो जाता है। बिल्कुल सही है। इससे कार्बन वाष्पित होकर कार्बन गैस में बदलता है और सफ़ेद तीव्र प्रकाश निकलता है। कार्बन गैस के ये कण धनात्मक उदग्र के सिरे से ऋणात्मक उदग्र सिरे में थोड़ा सा अलग करने पर दोनों सिरों के बीच आर्क प्रारंभ हो जाता है। कार्बन का वाष्पित कण ही परिपथ को टूटने नहीं देता है, इसलिए वैद्युत विसर्जन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इस क्रिया में कार्बन के कारण के वायु से मिलकर ऑक्सीकरण होता रहता है और दोनों उदग्र के सिरों जलकर धीरे धीरे क्षय होने लगते हैं। धनात्मक सिरे को जलाने की दर ऋणात्मक उदग्र परिच्छेद से 2 गुना मोटा होता है। प्रत्यावर्ती धारा कार्बन लैंप के दोनों उदग्र के जलने की दर समान होती है। कार्बन कण जलकर नष्ट होने के कारण ही दोनों सिरों के बीच की दूरी लगातार बढ़ती रहती है। जब यह अंतराल बढ़कर अधिक हो जाता है तो दोनों सिरों के मध्य आर्क बंद हो जाता है। इस आर्क को लगातार बनाए रखने के लिए समय समय पर उदग्र को एक दूसरे से निकट खिसकाया या व्यवस्थित करना आवश्यक होता है। छोटे लैंपों के अलावा लगभग सभी बड़े लैंपों में यह कार्य प्रायः स्वचालित युक्ति द्वारा होता है। कार्बन आर्क लैंपों के लक्षण तथा विशेषताएं। कार्बन आर्क लैंपों के लक्षण और विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखिए, कार्बन लैंपों को आर्क उत्पन्न करने का प्रकाश युक्ति के लिए प्रारंभ में 2 उदग्र के नुकीले सिरे को तत्क्षणिक स्पर्श में लाकर तत्काल दूर करके आर्क उत्पन्न करना आवश्यक होता है। बाद में आर्क स्वतः कायम रहता है। उदग्र को व्यवस्थित करने के प्रायः सभी बड़े लैंपों में स्वचालित यंत्र लगे होते हैं ताकि लैंप बुझ न सके। आर्क लैंपों की विसर्जन क्रिया किसी बंद विसर्जन नलिका की गैस में
न होकर बाहर वायुमंडल की स्वच्छ तथा स्वतंत्र वायु के माध्यम में होती है। धन्यवाद। थैंक यू क्लास।